नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किया था मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और आप लोगों ने बना लिया होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। जो कि हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है आज का बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपको कुछ बताऊं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बच्चों बिकॉज इस टॉपिक से आपके 12th बोर्ड्स में, ठीक है ना, 12th बोर्ड्स में एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड में और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में ज़रूर पूछा जाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो इससे आना क्वेश्चन बाबू क्या है, निश्चित है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में ये चीज़ बच्चों हम लोगों ने अपने 10th क्लास में इसके बारे में बेसिकली कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं बाबू किसका, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं अपने क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा बच्चों क्लास 10th में आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में बच्चों पढ़ा था क्या, कि मान लीजिए आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब बच्चों मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये कि इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे मान लो आपके पास दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है बाबू, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों कि ये हमारा जो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको एक चीज़ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा बाबू, कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में हमारे जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं बच्चों, तो वो वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं बच्चों, तो इसमें यूज़ किए गए हमारे x नाम के वेरिएबल्स और y नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ x और y नाम का वेरिएबल आपको इस्तेमाल किया गया नज़र आ रहा होगा और आपको पता चल गया होगा किसका नाम अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है ना, इन जो जोड़ा है हमारा लीनियर इक्वेशंस का, उसमें दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहा होगा x एंड y। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर आप कभी बोल रहे हो पेयर, कभी बोल रहे हो सिस्टम, ये सिस्टम और पेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा गया है बाबू सिस्टम, इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इस सिस्टम का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ग्रुप का मतलब क्या बाबू, तो ग्रुप का मतलब होता है टू एंड मोर, दो या दो से जब ज़्यादा का बात हो। ठीक है ना, जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस दो या दो से क्या हो, एटलीस्ट कम से कम दो तो होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा का बात हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सिर्फ जब टू का बात होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जब सिर्फ दो का बात होता है तो उसको हम लोग बोलते थे पेयर। तो ये हम लोग 10th में दो ही लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस होते थे। डेट्स वाइज हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और सिस्टम का मतलब क्या है, टू एंड मोर, दो से ज़्यादा अगर होगा तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए बच्चों,
ये तो हमें समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखूं तो इसका नाम अगर लीनियर इक्वेशंस बोला गया, क्यों? बिकॉज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना बाबू, दोनों जगह पे आपको 1 दिखाई दे रहा है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के साथ साथ इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, दैट्स वाई से हम इक्वेशंस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है बच्चों, तो अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस का बात करें, हम किसका बात करें बच्चों? सॉल्यूशंस का। तो आपको याद होगा आप लोगों ने सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखा था 10th क्लास में। तो अगर सॉल्यूशंस का बात किया जाए तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बाबू? तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बोल रहे हो वो कौन है बाबू? तो वो हमारा x और y है। उस x और y का जो वैल्यू का बात होगा, जिस वैल्यू को रखने के बाद हमारा दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। दैट मीन्स x और y का वो वैल्यू जिसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए। अगर ऐसा कहलाएगा तो हम बोलेंगे वो वेरिएबल्स का वैल्यू हमारा सॉल्यूशंस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको याद होगा बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 10th क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप्स का सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। जिसमें से एक हमारा क्लासिफिकेशन क्या था बाबू? तो एक हमारा क्लासिफिकेशन था कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्या था बच्चों? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था बाबू? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, ठीक है ना? किस टाइप के सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब कोई चीज़ कहलाता है, ठीक है। देखिए, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिनसे हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है ना। x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए, मतलब जहाँ सीधी सी बात है सॉल्यूशन क्या हो बाबू? तो सॉल्यूशन क्या हो? एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, जिस जगह सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स वहाँ से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे सॉल्यूशन? तो एटलीस्ट, ठीक है, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। या उस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पा रहे हो। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मतलब x और y का कम से कम एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हो। कम से कम एक वैल्यू मतलब x और y का एक एक वैल्यू आता हो, एक से ज़्यादा भी वैल्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन लिखा है मैंने, तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बाबू? कि देयर इट मे बी पॉसिबल दैट यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन आ सकता है। तो वही बात हुआ कि जब 2 बात हो गया, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मतलब अगर एग्जैक्टली, है ना बाबू, अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकला, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, लेकिन अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकला, ठीक है ना, अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकला तो उस केस में बोला गया कि उस टाइप का सॉल्यूशन जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बाबू? तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलना शुरू कर दिए क्या? यूनिक सॉल्यूशन। आपको याद होगा, पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में, अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकला तो क्या बोलेंगे उसको हम? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर मोर देन 1 सॉल्यूशन निकला, ठीक है ना, मोर देन 1 सॉल्यूशन अगर निकला बाबू, तो याद रखिएगा अगर केस ऐसा हो कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाए तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? तो उस केस में हम उसको बोलते थे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन था सॉल्यूशन के उस कैटेगरी का जो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है
कि सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट बोले, और एग्जिस्ट करने का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, और कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वन, नहीं तो एक से ज़्यादा। अगर एग्जैक्टली वन रहा तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर एक से ज़्यादा रहा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अब सवाल ये आया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा? सीधी सी बात है भैया, तब होगा, ये तब कहलाएगा हमारा ठीक है, ये चीज़ तब हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा जब क्या होगा बाबू, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आप x और y का कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जिसको रखने के बाद ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो बच्चों थ्योरेटिकल अप्रोच के बेसिस पे हम लोगों ने बात किया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी भाषा में बात करता हूँ। दूसरी भाषा में बात करने का मतलब क्या, ठीक है, अब हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था मैथमेटिकल कंडीशंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशंस। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशंस टू चेक, ठीक है, to check the consistency। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशंस हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो मैथमेटिकल कंडीशंस कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अगर हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ था तो आपको याद होगा इन मैथमेटिकल कंडीशंस में आप लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ अलग कंडीशन पढ़ा होगा। ठीक है ना फिर से आप इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों ने अलग कंडीशन पढ़ा होगा, नो सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों ने अलग कंडीशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो सुनिएगा बात ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा बात को, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारा अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब दो बात, या तो भैया वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो बाबू क्या होगा, वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, समझिएगा बात को। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या था बाबू, तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन था, आपको याद होगा कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमारा था, वो इक्वेशंस कैसे लिखे गए थे बच्चों, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अगर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है। ये जो a1 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो b1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो a2 दिखाई दे रहा है, ये जो b2 दिखाई दे रहा है, इनको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट कौन है बाबू, a1। यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कौन है, a2। फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट कौन है, b1। सेकेंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट कौन है, b2। और ये c1 और c2 क्या है बाबू, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो इन चीज़ों को तो ध्यान से देखिएगा, अगर इन चीज़ों को आप क्लियरली पकड़ पा रहे हो, ठीक है, तो समझिएगा चीज़ को। तो इन्हीं कोफिशिएंट्स के बेसिस पे एक मैथमेटिकल कंडीशंस बनाया गया। मैथमेटिकल कंडीशन क्या बनाया गया कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है, x का कोफिशिएंट्स का रेशियो, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर दोनों एक बराबर नहीं आता है, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या, अगर दोनों एक बराबर नहीं आता है तो उस केस में जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा, वो जो सॉल्यूशन देगा बच्चों, तो वो कैसा सॉल्यूशन देगा, तो वो एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कंसिस्टेंट में भी कैसा, तो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि अगर a1 बाई a2
इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1/C2 रहा, ठीक है। मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट का रेशियो अगर तीनों बराबर रहा तो उस केस में भी हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कैसा बच्चों, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो मैथमेटिकल कंडीशन है कंसिस्टेंट के लिए, और कंसिस्टेंट में भी किसके लिए, यूनिक और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा पहला कंसिस्टेंट के लिए। अब दूसरा सवाल आता है इनकंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। अगर मैथमेटिकल कंडीशन से हम चेक करना चाहें कि हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन अगर देगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन अगर देगा, तो उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। तो बोला गया कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते थे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन देगा। तो बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल कंडीशंस टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये मैथमेटिकल कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और देखा, हम लोगों ने ग्राफिकल कंडीशन भी पढ़ा था, ठीक है। आपको याद होगा ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स टू चेक कंसिस्टेंसी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स भी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था यहाँ पे कि ग्राफिकल मेथड्स के जरिए कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन कंसिस्टेंट और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, याद होगा आपको ग्राफिकल कंडीशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ग्राफिकल कंडीशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमारा, अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंट का, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंट का, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन उसका तब कहलाएगा, ठीक है, या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब कहलाएगा बाबू, कब, तो इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या था, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि मान लो ये हमारा, चलिए तुझे एक सेकेंड बाबू, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। चलिए, अगर आप देख रहे हो कि हमारा y एक्सिस और x एक्सिस अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड में फिर से बना देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा फिर से बना देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मान लो हमारा x एक्सिस है बच्चों, ठीक है, और ये मान लो हमारा y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ भी मैं x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूँ इसके लिए, क्या कि यहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस बना लिया बाबू, ठीक है, और ये मैंने क्या बना लिया, y एक्सिस बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का बात कैसे होता है, ठीक है, समझिएगा बच्चों ध्यान से। यूनिक सॉल्यूशन का अगर मैं बात करने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, बात क्या बोला गया, यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, चीज़ को समझना कि अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। इस तरह से ये बाबू y था, नीचे y डैश है, ये x है और ये x डैश है, ठीक है। रूल क्या कहता है, ग्राफिकल अप्रोच के हिसाब से रूल ये कहता है कि मान लो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से एक इक्वेशन का जो ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ आपको पता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मान लो हमारा जो पहला लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ हमारा इस टाइप से बना, ठीक है, और जो हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है बाबू, मान लो उसका ग्राफ इस तरह से बना। ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था बाबू, उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से पहला इक्वेशन ग्राफ बच्चों कैसा बना, तो पहला इक्वेशन ग्राफ मान लो हमारा कुछ इस टाइप का बना है, ठीक है। और जो दूसरा लीनियर इक्वेशन था बाबू, उसका ग्राफ मान लो हमारा इस टाइप से बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दिखाई देता है, ठीक है, ग्राफ बनते समय क्या दिखाई देता है बाबू,
ग्राफ बनते समय अगर आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता हुआ दिखाई देता है, दो लीनियर इक्वेशंस जो आपके पास मौजूद है, उन दोनों ग्राफ आपने बनाया और दोनों ग्राफ कैसा बना बाबू, तो दोनों ग्राफ एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता हुआ दिखाई दिया, तो समझ लीजिएगा कि उस जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसका यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, मतलब एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर दूसरे केस में बात करूँ तो अगर आपका ग्राफ बनाते समय, याद रखिएगा, अगर आप ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ बनाते समय कुछ ऐसा हुआ कि ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सेम यही ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बात करूँ तो दोनों ग्राफ सेम यही बन रहा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर गए बच्चों, ओवरलैप कर गए। ठीक है, या बोल सकते हो कोइंसाइड कर गया। यहाँ क्या हो बाबू, यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दिखाई दे रहा है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको ग्राफ में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन देगा, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। और अगर आपको ओवरलैप करता हुआ दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो क्या होगा बाबू, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, दैट मीन्स कंसिस्टेंट वो भी होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने तीसरे कंडीशन का बात करें, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, अगर हम अपने तीसरे कंडीशन का, सेकंड कंडीशन का बात करें इनकंसिस्टेंट का, तो इनकंसिस्टेंट मतलब बच्चों नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे पता चलेगा, तो ग्राफिकली नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा वाई है, और ये हमारा वाई डैश है। ठीक है, अगर आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपने ग्राफ बनाया और आपको ग्राफ कैसा दिख गया बाबू, तो आपको ग्राफ दिख गया आपका पैरेलल लाइंस। कैसे लाइंस बाबू, पैरेलल लाइंस अगर आपको ग्राफ दिख जाता है तो याद रखिएगा कि वैसा जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस मतलब सीधी सी बात है बच्चों, तो मान लीजिए ये हमारा पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पहला का ग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारा पहला का ग्राफ है। और अगर मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से दूसरा जो हमारा था, है ना, इक्वेशन, उसका ग्राफ है। अगर आप दोनों ग्राफ देख सकते हो तो दोनों ग्राफ आपको कैसा नज़र आ रहा है बच्चों, तो दोनों ग्राफ आपको पैरेलल नज़र आ रहा होगा। तो अगर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है, या कोइंसाइड किया हुआ लाइंस बोल सकते हो, या इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जहाँ आपको दिखाई दिया तो समझ लेना बाबू कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है, वो कैसा है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों ग्राफिकल मेथड के थ्रू पढ़ा था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कह सकेंगे कि वो हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं, इनकंसिस्टेंट है या नहीं, अल्जेब्रिक मैथमेटिकल मेथड्स के थ्रू, अल्जेब्रिक मेथड्स के थ्रू, दूसरा ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे आप बोल सकते थे कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस हम लोग कैसे कैसे होंगे ये पता कर सकते थे। ठीक, अब आपको याद होगा कि सॉल्यूशंस तो हम लोगों ने देख लिया, निकालना समझ गया हम लोगों ने कि सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा होगा। लेकिन मेथड्स का अगर बात किया जाए, मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए अगर मेथड्स का बात किया जाए बाबू, तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ा था, जिन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स में सबसे पहला आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था क्या, तो सबसे पहला आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था, याद होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा। उन 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड आपको याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था बाबू, तो दूसरा मेथड हमारा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था बाबू, तो सेकंड मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड, है ना। और तीसरा मेथड बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, तो थर्ड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन methods. These are the 3 different methods which are used to identify the solution
ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और एक चीज़ा सीधा सा क्लियर बात कह देता हूँ बाबू, इससे हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशंस का वैल्यू मिलता है। डैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए होंगे बाबू, उस वेरिएबल का एक एक वैल्यू आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इन 3 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो दीज 3 डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू आइडेंटिफाई या कैलकुलेट द यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स x एंड y का एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते थे हम लोग इन्हीं 3 डिफरेंट मेथड से। ठीक है, इससे आपको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब होंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, लेकिन उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करके दिखा सकते। इसीलिए हमें जब कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो हमें ये 3 डिफरेंट मेथड्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तभी जब आप कैलकुलेट करोगे एक यूनिक सॉल्यूशन वाले कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब वहाँ हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपको दिए जाएंगे उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऑलवेज होगा। उन्हीं का हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने इतना तो समझ लिया कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए कम से कम यहाँ तक ये टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने 12th क्लास पे। अभी तक तो हम लोगों ने 10th क्लास का रिवीजन किया और 10th क्लास के रिवीजन करने के बाद हम लोगों ने समझा कि इनमें क्या क्या चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए अब बात होता है बाबू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो चीज़ को समझिएगा, सीधा वही बात है, कंसेप्ट तो सब चीज़ वही है तो अभी भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स दिए रहेंगे। सिस्टम मतलब मैंने क्या बताया, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस होंगे। और याद रखिएगा इक्वेशंस में जितने वेरिएबल होते हैं उतना ही इक्वेशंस होने चाहिए आपका उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में x और y नाम का वेरिएबल है तो x और y नाम का वेरिएबल का आप सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास कम से कम 2 इक्वेशंस होंगे तब। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं तो आपके पास कम से कम 3 इक्वेशंस होने चाहिए उन 3 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशंस होने चाहिए उन 4 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये इसीलिए याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपको जब x और y का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता था तो वहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस इसीलिए दिए जाते थे बिकॉज x और y 2 वेरिएबल है, उनका वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब कम से कम 2 इक्वेशंस होंगे तब। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप लोगों ने सब चीज़ समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने जब सब चीज़ देख लिया है तब हम बात करते हैं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 12th क्लास के हिसाब से हम समझते हैं हर चीज़ों को। ठीक है, कि क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्या बच्चों, तो अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किस चीज़ का बाबू, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्लास 12th के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास 12th के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे बच्चों। तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैं अगर बात करूं 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ बच्चों ज़रूरी नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही आपके पास नज़र आए। ठीक है ना, यहाँ आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही नज़र आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी इक्वेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिस्टम ऑफ अगर लीनियर इक्वेशंस हमारे पास रहे तो उस प्रकार से हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और सॉल्यूशंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो उनके लिए क्या क्या मेथड्स है जो कहीं ना कहीं हमें डिटर्मिनेंट मेथड मैट्रिक्स में पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन समझने से पहले हमें कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ में क्या है बच्चों, तो कुछ चीज़ में सबसे पहला आता है बाबू क्या, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
इक्वेशंस, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। आप जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करती है, वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा आपको जानना पड़ेगा बच्चों क्या, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं बच्चों, एक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एक है हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इन चीज़ों का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मैं बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, उसको कोई गारंटी उसका नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के थ्रू कि मान लीजिए हमारे पास a1x, ठीक है, a2y, ठीक है, प्लस a3z, ठीक है, इज इक्वल टू a4, ठीक है। ये हमारा मान लो बाबू फर्स्ट इक्वेशन दिया गया, ठीक है। क्या है, a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू a4। रुकिए मैं आपको ABC के थ्रू ही करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपका कहीं दिमाग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, तीन इक्वेशन लिया है। तो इसको मैं बच्चों बोल सकता हूँ ये हमारे क्या है, ये हमारे सिस्टम ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बच्चों, ठीक है। अगर ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोला गया है, समझिएगा चीज़ को। मैं अब हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो तो बेसिक कंसेप्ट था ही, लेकिन वहाँ हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़ा था वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था। लेकिन हम यहाँ बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ समझना है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो उसको समझने के लिए पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ समझाना चाहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा बाबू पहला, दूसरा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा इक्वेशन है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, 4 इक्वेशंस भी हो सकते हैं तो 4 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो उसमें आप सोचना मत ज़्यादा, ठीक है। चलिए मैं 3 ही इक्वेशंस लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल सकता हूँ कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपके सामने दिख रहे हैं कैन बी रिटन, ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको याद होगा बच्चों, मैंने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इन चीज़ों का चर्चा किया था, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को, जो आपके सामने इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक मैट्रिक्स के अंदर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई बाय में एक और मैट्रिक्स मैंने लिया, जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट अब मैंने क्या रखा, ध्यान से देखिएगा, x y
Z, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों इसको मैंने लिखा बराबर एक और मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट मैंने रखा है क्या, D1, D2 और D3, ठीक है। आपको याद होगा बच्चों ये कंसेप्ट मैंने मैट्रिसेस में पढ़ाया था, जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जब बता रहा था वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, तो उस जगह मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया है किस तरह से, तो जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में मौजूद जो हमारे कोफिशिएंट्स है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मौजूद जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से मैंने इन चीज़ों को बनाया। देखिए ध्यान से, A1, A2, A3, B1, B2, D3, C1, C2 एंड C3, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। A1, A2, A3 जो कि आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। B1, B2, B3 जो आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रहा होगा, C1, C2 और C3 जो कि आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा क्या है, ये जो आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे x, ठीक है, जो वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है इसमें हर जगह x फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा होगा हर जगह y, ठीक है। और थर्ड कॉलम में आपको हर जगह क्या दिख रहा होगा बच्चों, z दिखाई दे रहा होगा। तो यही x, y, z जो आपको वेरिएबल्स दिख रहा है, उन सब को अपने अंदर रखे हुए वेरिएबल्स को अपने अंदर ये एक और मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इस मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पक्का इस टाइप का कुछ जनरेट होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। और इस चीज़ को मैं बराबर क्या लिखा हूँ बच्चों, एक और मैट्रिक्स के मैं बराबर लिखा हूँ, जो आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में जो बराबर हम लोगों ने लिखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स के तौर पे क्या दिखाई दे रहे हैं, तो कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको इस पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू के उस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, जिन कांस्टेंट्स को हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के अंदर रखा है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं तो पक्का मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज़ आता होगा। चलिए देखते हैं कि सही में आता है भी या नहीं आता। देखिए बच्चों, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन याद होगा तो हम लोग हमेशा फर्स्ट रो से, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ध्यान से, A1x प्लस B1y, ठीक है, प्लस C1z, ये हमारे पास दिख रहा है क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1z दिख रहा है यहाँ पे आपको, बराबर क्या होगा बाबू, तो बराबर होगा D1, तो देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मतलब समझिएगा इस चीज़ को, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, A1x, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स के अंदर आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, ठीक है। फिर अब ये A2, B2, C2 मल्टीप्लाई होने जाएगा x, y, z से, तो A2x प्लस B2y प्लस C2z। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करना, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा और उस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दिखेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को, कॉलम को, तो A2x प्लस B2y प्लस C2z आएगा सेकेंड, है ना, और A3x प्लस B3y प्लस C3z आएगा आपका थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा, और इज इक्वल टू ये D1, D2, D3 है। तो आप देख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से जब आप इस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट जो ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बच्चों ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा, इस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को जब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो आपको ये चीज़ आंसर के तौर पे दिखाई देना शुरू होगा। दैट मीन्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है उस चीज़ को जो हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ लिखा है वो एग्जैक्टली क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप समझ सकते हो कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बस एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेना है कि जो आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, और जो हमारे, ठीक है, कांस्टेंट्स
जो है वो इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स वाले इस साइड और कांस्टेंट वाले बाबू इस साइड होने चाहिए, ठीक है। और जहाँ वेरिएबल्स वाले के साथ जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है वो हमारा एक पहला मैट्रिक्स में जाएगा, जो वेरिएबल्स जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो कॉलम वाइज हमारा सेकंड मैट्रिक्स में जाएगा, और जो हमारा कांस्टेंट है इक्वल टू के राइट हैंड साइड वो हमारे थर्ड मैट्रिक्स में जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वेयर, ठीक है। ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ए, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, ए। दैट मीन्स ए के अंदर क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमारा ए है, ठीक है। इस तरह से कैपिटल एक्स, इस कैपिटल एक्स नाम के मैट्रिक्स में क्या क्या है बाबू, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो बी दिखाई दे रहा है, इस बी नाम के मैट्रिक्स में क्या आएगा बाबू, तो इस बी नाम के मैट्रिक्स में हमारा जितना भी कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, उससे जो एक मैट्रिक्स बन करके आया है वो मैट्रिक्स हमें दिखाई देगा इस बी नाम के मैट्रिक्स, मतलब D1 D2 और D3, ठीक है। अगर आप समझ चुके हो तो ध्यान से देखिएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम मैट्रिक्स के अनुसार AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू, इसे हम लोग AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बच्चों AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपने हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमारे पास मौजूद है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे सामने मौजूद है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में बच्चों, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो AX बराबर B के फॉर्म में लिखे हैं हम लोगों ने, ये देख लो, यही तो A है, यही तो हमारा X है, और ये इज इक्वल टू क्या है B। दैट मीन्स ये चीज़ हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज फॉलोज, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अभी हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको अब समझ में आएगा कि होमोजीनियस सिस्टम और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, AX इज इक्वल टू बी। अब आपको समझ में आने लगा होगा बच्चों ये AX इज इक्वल टू बी का मतलब क्या। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस AX इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस, ठीक है, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, इफ B इज इक्वल टू, ठीक है, 0, इफ B इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये जो B दिख रहा है, B मतलब ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट वाले एलिमेंट्स की जगह पे D1 D2 और D3 की जगह पे अगर हर चीज़ आपको 0 दिखाई देना शुरू हो जाए, मतलब B एक 0 मैट्रिक्स अगर हो गया, ठीक है ना। B इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, B इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक। अगर ये B 0 मैट्रिक्स हो गया बच्चों, तो उस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दैट मीन्स सीधी सी बात है, आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो A1x प्लस B1y
प्लस C1Z इज इक्वल टू 0 होगा, D1 की जगह पे 0। फिर A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा 0। और यहाँ बच्चों A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स सीधी सी बात है, हम अपने पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, इनटू X Y Z इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू बच्चों 0 0 0। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ गया, दैट मीन्स AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ B आप देख सकते हो क्या है बाबू, जहाँ B हमारा एक 0 मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा। अगर ऐसा समझ लेना कहीं दिखा तो ये जो सिस्टम दिया गया ना बाबू, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बाबू होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक। चलिए, अगर आप होमोजीनियस समझ गए हो तो अब आपको समझ में आ जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इज इक्वल टू B, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, इफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा ये जो B दिखाई दे रहा था वो B एक 0 मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक। दैट इज़ सीधी सी बात है, B इज़ नॉट अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। B शुड नॉट बी अ 0 मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। B यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट सारा का सारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं है तो कंफर्म है भैया कि वो हमारा क्या है, तो वो हमारा एक प्रकार का, ठीक है, वो क्या है बच्चों, हमारा एक प्रकार का नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही साधारण सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है, कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इतना तक बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात करते हैं किसका बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसका क्या होता है नहीं होता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, फ़िलहाल यहाँ तक आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग समझेंगे चीज़ों को। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझा उनसे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे इसके सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ आपको कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ तक फेस नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है बच्चों, किसी भी तरह का परेशानी अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी तरह का परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें आप लिखिए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगर कोई भी तरह का दिक्कत है, ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन जा कर के कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डाउट व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको सॉल्व करके बता दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो,
ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट, कि जो भी आपका कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, लग रहा है कि हमसे नहीं बन पा रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्लियर, तो आप बिंदास मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और जितने भी चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई हैं अभी तक, उन चीज़ों को आप इस वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी अच्छा लगे आपके हिसाब से सूटेबल लगे वो आप काम कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे तो आगे बात करेंगे।